छात्रों, हिंदी कालंश में आपका स्वागत है। आज हम वसंत भाग 1 इस पाठ्य पुस्तिका से पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हमें विविध खेल दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे और कुछ बच्चियाँ खेल खेलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे पतंग उड़ाना, लगोरी खेलना, साइकिल के जो चक्र होते हैं उसे लेकर दौड़ाना या फिर गिल्ली डंडा। यह बचपन में खेल हमारे दादा दादी या माताजी और पिताजी खेल चुके होंगे। तो ये बचपन बहुत ही सुहावना होता है। हम सभी के लिए हमारा बचपन का जीवन एक यादगार समय होता है, जो हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे प्यारा समय होता है, जिसे हम सभी लोग पसंद करते हैं। ये वही समय है, यानी ये जो बचपन का समय है वह वही समय है जो हमारे आने वाले जीवन एक बेहतर जीवन का आकार देते हैं। हमारे आने वाले जीवन को बेहतर जीवन का आकार देता है। यही समय होता है जब अपने माता पिता हमारी बहुत देखभाल करते हैं। तो चलिए अब हम पाठ 2 बचपन, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती है। तो इस पाठ में कृष्णा सोबती जी इन्होंने अपने बचपन का अंतर और अभी का अंतर में क्या फ़र्क है, मतलब उनके बचपन और अभी के बचपन में क्या फ़र्क है, यह हमें पाठ के द्वारा बताया है। तो देखिए, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेखिका जो कृष्णा सोबती है, उन्हें अभी भी याद है कि उन्होंने बचपन में किस तरह के फ्रॉक पहने हुए थे। घेरदार चुन्नोटा वाला फ्रॉक यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नोटा वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्लाजो, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ रंग बिरंगी रिबन की, यहाँ पर हम कुछ रंग बिरंगे रिबन देख सकते हैं, जो कि लेखिका को याद है कि बचपन में वो रंग बिरंगी रिबन बालों में लगाते थे। अब हम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दार्थों की अर्थ देख लेते हैं और फिर इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण। शताब्दी, शताब्दी यानी कि सदी, 100 वर्ष की अवधि। दशक, दशक का अर्थ है 10 वर्ष की अवधि। महसूस करना यानी समझना या फिर अनुभव करना। और फ्रील यानी कि झालर, जो कि हम देख सकते हैं कि फ्रॉक के नीचे झालर होती है। घेरदार जो फ्रॉक होते हैं या फिर
पहले लेखिका के बचपन में जो हम उन्होंने जो यहाँ पर बताया था कि उनके फ्रॉक में रंग बिरंगी फ्रिल लगा के उन्होंने वे फ्रॉक पहने हुए हैं। चलन, चलन का अर्थ है परंपरा। मैं अब तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कृष्णा सोगती ने इस पाठ के द्वारा हमें उनके बचपन के बारे में जानकारी दी है। वो कहती है कि मैं अपने बचपन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, या तुम्हारी नानी, या बड़ी बुआ भी, या बड़ी मौसी भी। मतलब उतनी जैसी उनकी उम्र है। दादी की उम्र नानी, बुआ या बड़ी मौसी की है उतनी। और परिवार में लेखिका को सभी जीजी कहकर ही पुकारते थे। मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी कि उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। लेखिका कह रही है कि अभी मैं बड़ा बड़ा यानी कि सयाना यानी कि बड़ा महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। लेखिका कह रही है कि अभी मेरे पहनने में और ओढ़ने में बहुत ही फर्क आ रहा है, बदलाव आ चुके हैं, परिवर्तन आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही। लेखिका कहते हैं कि जब वो बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनना उनको अच्छा लगता था, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। लेकिन अब उनको कुछ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, और गहरे रंग नहीं तो हल्के रंग के कपड़े पहनना उनको अभी अच्छा लगता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। लेखिका कह रही है कि उन्होंने पिछले दशकों में तरह तरह की यानी भिन्न भिन्न की पोशाकें पहनी है। जैसे पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, इस तरह की पोशाकें उन्होंने पिछले दशकों में पहनी है। लेकिन अब वे चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनना पसंद करते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक लेखिका को अभी भी याद है। और वैसे हमें भी कुछ बचपन में जो हमारे जो खिलौने होते हैं जो कि हमारे लिए खास होते हैं, वे खिलौने भी हमें, या कुछ प्रसंग होता है जो कि अभी तक हमें वो बचपन का प्रसंग या खिलौने या जो कि पोशाक है जो कि हमें बहुत ही पसंद होती है, वे अभी भी हमें याद रहती है। वैसे ही लेखिका को बचपन में जो कुछ फ्रॉक पहने हुए थे वे उनको अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप, इस तरह का डिजाइन किया हुआ जो फ्रॉक है वो भी उनको अभी तक याद है। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नोटा वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रील यानी कि झालर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। लेखिका कहती है कि उनके बचपन में फ्रॉक पहनने के बाद ऊपर की जेब में रुमाल रखने की और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन पहनने का चलन यानी कि परंपरा थी। तब वो फैशन थी कि रंग बिरंगी रिबन बालों में लगाते थे और फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल रखते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 टिनुक उनको आज भी याद है, जैसे एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी पैची और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। इस तरह की 2 टिनुक उनको अभी भी याद है। अब हम आगे की पंक्तियां पढ़ लेते हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश कर चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती।
सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। यहाँ पर हम इन पंक्तियों में आए हुए अब कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर पहला है सख्त। सख्त यानी कि कड़ी। किस्म यानी कि प्रकार। आरामदेह यानी आराम देने वाले। और सैर का अर्थ है भ्रमण। लेखिका को जिस तरह से उनकी फ्रॉक, जो उन्होंने बचपन में जो पोशाक पहनी थी वो याद है, वैसे ही उन्होंने जो मोजे पहने थे और स्टॉकिंग, जिसे हम जुराबा कह सकते हैं, वह भी उन्हें याद है। बचपन में हमें अपने खुद मोजे धोने पड़ते थे। किसी नौकर या नौकरानी को धोने के लिए नहीं दिया जाता था। ये सख्त उनको मनाही थी, यानी कि कड़ी मनाही थी, खुद अपने मोजे धोना। और फिर हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। लेखिका कहते हैं कि उनके परिवार में जो बच्चों का जो खुद के मोजे हैं वो उनको खुद धोना पड़ता था। और फिर इतवार यानी कि रविवार को मोजे धोने के बाद जो उनके जूते हैं वे उनको खुद पॉलिश करना पड़ता था। लेखिका यहाँ कहना चाहती है कि जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक और भी उभरने लगती थी, यानी जूते और भी चमकने लगते थे। सरवर यानी कि मित्रों, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका बचपन में तो बूट पॉलिश करती ही थी, लेकिन अभी यह उनका कहना है कि उन्हें अभी भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। अभी के ज़माने में तो अलग अलग यानी कि नए नए किस्म यानी कि प्रकार के शू आ चुके हैं, जो कि पहले से ही ज़्यादा आराम देने वाले हैं। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका कहते हैं कि उनके बचपन में जब उन्हें नए जूते दिलाते थे तो उसके साथ साथ छालों का भी इलाज शुरू किया जाता था, क्योंकि जूते अगर सख्त होते थे तो नए जूते होने की वजह से कभी कभी पैरों में छाले पड़ जाते थे। और इसीलिए लेखिका कहते हैं कि जैसे ही नए जूते मिलते थे हमें, तो उसके साथ साथ हमें छालों का इलाज भी शुरू हम करते थे। मतलब जब कभी लंबी सैर पर वो निकलते थे, सैर यानी कि भ्रमण, तो वे अपने पास रुई रखते, क्योंकि जूता लग गया तो फिर रुई यानी जो रुई है वे उनके मोजे के अंदर रख देते थे ताकि जूता उनके पैर में ना लगे। और हमारे तुम्हारे बचपन में तो अब बहुत फर्क आ चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रुई है, तो इस रुई को वे जब उनको नए जूते दिलाते थे तब वे सैर करने के लिए जब वो लेखिका उनके परिवार के साथ जाते थे, तब वे अगर जूते उनको पैर में लगते थे तो फिर अपने मोजे के अंदर वे रुई रखते थे ताकि पैरों में छाले ना हो। लेखिका कहना चाहती है कि उनके बचपन में और अभी के बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। यहाँ पर हम
कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, और कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, जो कि ये ऑलिव और कैस्टर ऑयल जो है वो बहुत ही औषधि तेल माना जाता है। शनिचर यानी कि शनिवार, गंध यानी कि महक, खुराक यानी कि खाने की मात्रा। जिस तरह से हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अलग समय पर हमें दवाई की खुराक देते हैं, यानी कि खाने की मात्रा कि कितनी आपको दवाई की समय लेना है। मितली यानी कि उबकाई, मन खराब होना। अगर हमें कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती और ज़बरदस्ती वो पीना या फिर खाना पड़ता है तो हमें उस चीज़ से मितली होती है, मतलब उबकाई होती है या फिर मन खराब होता है। दिलचस्पियाँ यानी कि रुचियाँ, पसंद होना। यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। मतलब उनके परिवार में सभी बच्चों को हर शनिचर को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीने के लिए दिया जाता था, और यह बहुत ही मुश्किल काम उनको लगता था यह ऑयल पीना। शनिवार को सुबह जैसे ही होती है तो उनके नाक में इस ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल की गंध जो है वो महक जो है उनको आने लगती थी। छोटे शीशे की गिलास, जो कांच का गिलास हम कह सकते हैं, छोटे शीशे की गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, मतलब उस निशान तक जो है वो खुराक उनको जो ऑयल है कैस्टर ऑयल या फिर यहाँ पर लेखिका ने बताया ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल, उनको उस कांच की गिलास में जिन पर ठीक से निशान था उस निशान तक ही उनको ऑयल लेना पड़ता था, और फिर वो तेल जो ऑयल है वो उनको पीना पड़ता था। फिर वो देखकर ही उनको मितली होने लगती थी, उबकाई होती थी, उनको पीना अच्छा नहीं लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। लेखिका को लगता है कि बचपन में अगर हमने वह दवा जिसकी ऑयल है कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो हम नहीं भी पीते थे तो कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ नहीं होता था, कुछ ज़्यादा बिगड़ता भी नहीं था, सेहत तो ठीक ही रहती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। लेखिका कृष्णा सोबती यहाँ पर हमें बता रहे कि उनके बचपन के समय और हमारे बचपन के समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है, जो रुचियाँ हैं। अभी हम देख सकते हैं कि जो दादा दादी हैं उनके बचपन में उनको किस में दिलचस्पी थी, किस में रुचि थी वे, और अभी के जो बच्चे हैं उनके बचपन में उनको किस में दिलचस्पी यानी कि रुचि है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, फर्क है, दूरियां है। तो यही जो उनके लेखिका के बचपन में क्या दूरी और अभी के बचपन में बच्चों को कौन सी रुचि है, कौन सी दिलचस्पियाँ है, यह अब हम अगली कालांश में देखेंगे। बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमने सीखा कि उम्र बढ़ने के साथ पहनावे, रहन सहन और खान पान में परिवर्तन आ जाता है। हमें बदलाव स्वीकार करना चाहिए। जैसे लेखिका यहाँ पर हमने इस कालांश में देखा कि लेखिका बचपन में किस तरह से पोशाक पहनना पसंद करती थी, कौन कौन से रंग उनके अच्छे लगते थे, और अभी उनको किस तरह से रंग पसंद है। तो मतलब कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पहनावा, रहन सहन और खान पान में परिवर्तन आ जाता है, और हमें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको समझाया है, जो कि हमारे यह जो पाठ था बचपन, इस बचपन का यह पाठ पहला हमने देखा, तो दूसरा पाठ यानी कि बचपन लेसन का जो पाठ दूसरा है भाग, वह हम अगली कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है
कि इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।